जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर में हम अपना फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 4। चैप्टर 3 पोस्टपोन किया हमने, स्किप नहीं किया। ऐसा नहीं है कि नहीं करना, करना है हमने, लेकिन पहले चैप्टर 4। चैप्टर 3 हमें ये बताता है कि ऑडिटर के ऊपर कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं। चैप्टर 4 ये बताता है कि ऑडिटर पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी अप्लाई होती हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान में लॉ की तरफ से इंप्लीमेंट की जाती हैं, एससीसीपी की तरफ से। लीगल रिक्वायरमेंट में अमूमी तौर पे वो ये कहता है भाई ये काम करो, उसकी रीजनिंग या जस्टिफिकेशन नहीं बताता। लॉ की आदत है, क्या कहता है हमेशा, ये काम करो, उसकी रीजनिंग तो नहीं बताता क्यों का। कोड ऑफ एथिक्स भी ये कहता है ये काम करो। दोनों का मकसद एक ही है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। लीगल रिक्वायरमेंट्स का मकसद, बड़ा मकसद, सबसे बड़ा लीगल रिक्वायरमेंट का सबसे बड़ा मकसद और एथिकल रिक्वायरमेंट्स का सबसे बड़ा मकसद क्या है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ रूल बताता है कि ऐसे ऐसे ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा और ऐसे नहीं होगा, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं बताता, रीजनिंग नहीं बताता। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स जो है, जहां पे ये बताता है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना, वहां पे उसकी रीजनिंग भी बताता है। कोड ऑफ एथिक्स इशू करता है आई कैप, और आई कैप का मतलब समझ लीजिए कि IAAS भी बैकएंड में जाहिर इंटरनेशनल बॉडी हमारी वही है ना। तो इसीलिए हमने फैसला किया पहले हम थोड़ा ये सीख ले, कंसेप्ट भी बढ़े, साथ में ये भी सीख ले कि क्यों मना किया गया किसी चीजों से, क्या प्रॉब्लम है। फिर जब लीगल रिक्वायरमेंट्स, जब रीजनिंग समझ आ जाएगी ना, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आसानी से समझ आ जाएगी। वरना लीगल रिक्वायरमेंट का रटा लगाना पड़ता है और वही अप्रोच फिर हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 की बारी आती है, लेकिन हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं चैप्टर 3 नहीं करना। आपने बार बार मुझसे नहीं पूछना कि सर चैप्टर 3 करेंगे कि नहीं करेंगे, करना है। एक एक चैप्टर, एक एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे सिलेबस में है, हमने करना है। तरतीब बाज़ औक़ात मेरी आगे पीछे होगी, इसमें आपको भी इतराज़ तो नहीं है, वो भी तो ये मेरा मसला नहीं है, वो बताइए। जो मैंने डिसाइड किया वो तो करना है। जाहिर है उस्ताद बेहतर पोजीशन में होता है ना डिसाइड करने के लिए, या टीचर बच्चा नहीं डिसाइड कर सकता। तो पहले हम करें चैप्टर 4 एथिकल रिक्वायरमेंट। लेकिन उससे पहले होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट की है? मेल स्टूडेंट्स में से जितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट की है वो बैठे रहे। कितने सवाल थे? 2 सवाल थे। जिन्होंने दोनों सवाल नहीं किए, क्योंकि आपकी फरमाइश के ऊपर मैंने 4 सवाल नहीं दिए, 6 सवाल नहीं दिए कि आपको मार्जिन दे दूं। जिसने एक सवाल, कोई भी सवाल नहीं किया वो भी खड़ा हो जाए, जिसने एक सवाल किया है वो भी खड़ा हो जाए, जिसने सिर्फ टू दी पॉइंट लिखा है, सिर्फ टू दी पॉइंट, वो भी खड़ा हो जाए, जिसने कंप्लीट एग्जाम स्टाइल में दोनों क्वेश्चंस किए हैं केस स्टडी के, वो बैठा रहे स्टूडेंट, बाकी दोनों खड़े। क्योंकि सिर्फ जब टू दी पॉइंट आप लिखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो टू दी पॉइंट आप लिखते हैं वो एग्जाम स्टाइल में नहीं होता, उससे ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव नहीं होती। इस ठीक है जी। अब आप अपने शराफत के साथ खड़े हो जाएं, शराफत के खड़े होने का इंतजार ना करें। उसने असाइनमेंट की हुई है तो वो बैठा रहे, बाकी उसमें जो असाइनमेंट नहीं की खड़े हो जाएं, शाबाश। असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? किधर असाइनमेंट, किधर, क्यों नहीं? बैठ। अच्छा असाइनमेंट की है तो फिर खड़े क्यों? एक असाइनमेंट क्यों नहीं की रे? ये शरीफ आदमी लोग असाइनमेंट क्यों नहीं करते? बैठ जाओ। असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? ये जोर की पड़ी है इसको। असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? ये भाई बैठ क्यों गए हैं? और अगर बैठ गए तो पहले खड़े क्यों थे? ये करप्ट आदमी है, करप्शन करने की कोशिश। असाइनमेंट क्यों नहीं की? हाथ कर, हाथ। असाइनमेंट क्यों नहीं की? अच्छा भाई प्रसाद नहीं बट रहा, नहीं उसके हाथ अपना आगे कर रहा है, खुदा का हो उसको जोर से लगे। हाँ भाई दोनों करने थे, दोनों साइड बैठ जाए, बैठ से क्यों नहीं की? क्यों नहीं की असाइनमेंट? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं करते?
असाइनमेंट नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन दिए थे, दोनों करने थे। अब मैं आया था 10 सवाल दे दिया करूं ताकि आप 5 कर लिया करें। तो फिर 2 बोला तो 2 का मतलब 2, भाई ने बोला 2 करने का, तो कितने करने का? 2 करने का। आइंदा पूरी असाइनमेंट कर देंगे, क्योंकि असाइनमेंट पहले आपकी फरमाइश में कम दी है। छोटे छोटे सवाल होंगे तो 3-4 हो जाएंगे, बड़ी बड़ी केस स्टडी होगी तो 2 होगी। ये ज़हन में रखिएगा, ये केस स्टडी बड़ी एग्जाम लेवल। भाई असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? हाइब्रिड क्लास में सबने देखे, शाबाश, सबने असाइनमेंट किया हाइब्रिड क्लास में। भाई आ रहे हैं भाई, असाइनमेंट चेक करना शुरू करें। हाँ जी, स्टैंप लगाएं इनके ऊपर जिन्होंने असाइनमेंट किया। फीमेल स्टूडेंट्स बैठी रहे, मेल स्टूडेंट सिर्फ खड़े हो। असाइनमेंट क्यों नहीं की? 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 असाइनमेंट क्यों नहीं करते? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट 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 किधर है? असाइनमेंट 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 किधर है? दोनों सवाल किए हैं, असाइनमेंट किधर है? भाई आके भी चेक करते हैं, बैठ के। असाइनमेंट, आपकी असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट अपने स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया, असाइनमेंट अपने सामने रखे। असाइनमेंट किसने करनी? असाइनमेंट कब करेंगे? असाइनमेंट छोटे भाई की ड्यूटी लगा दे, वो करेगा असाइनमेंट, वो करेगा सीए। क्यों नहीं असाइनमेंट किया? आपकी असाइनमेंट किधर है? क्यों नहीं की असाइनमेंट? 2 सवाल दिए थे सिर्फ, असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? मेरे को एब्सेंट, देखिए एब्सेंट भी है ना आप, तो आपको ग्रुप के अंदर असाइनमेंट मिल जाती है ना, लेट नाइट मिलती है, लेकिन मिल जाती है ना असाइनमेंट। असाइनमेंट करके सुबह आ सकते, असाइनमेंट क्यों नहीं की? और आप पूरे दोनों बेंच ने असाइनमेंट नहीं की, कमाल है वैसे। असाइनमेंट किधर? असाइनमेंट किधर आपकी? शाबाश, असाइनमेंट किधर है? बहन जी असाइनमेंट दिखा दे, आपकी मेहरबानी, असाइनमेंट दिखा, शाबाश। दोनों सवाल किए आपने, असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश। असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट क्यों नहीं की? किसने करनी है असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है? हमारे टीचर क्या करते थे, जो असाइनमेंट नहीं की और ये कहता है कि मैं एब्सेंट था, उसने 2 जुर्म किए। कैसे 2 जुर्म किए? छुट्टी भी की और असाइनमेंट भी नहीं की। आइंदा जो असाइनमेंट नहीं करेगा और ये कहेगा कि मैं छुट्टी की थी मैंने, तो उसको 1 नहीं 2 जुर्म समझे जाएंगे। क्यों 2 जुर्म समझे जाएंगे? भाई ये कौन सा वाला पेज है? वो जो बच्चे कह रहे थे कौन सा क्राइम करना है और कौन सा कैसे याद करना है, वो वाला पेज है। ये जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया उनको दे, जिन्होंने असाइनमेंट नहीं देना उनको नहीं देना। शाबाश। असाइनमेंट देखिए सामने रजिस्टर का खुला होगा, असाइनमेंट है उनको असाइनमेंट दे, बाकियों का ना दे। असाइनमेंट किधर है भैया? असाइनमेंट किधर है? किधर असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट असाइनमेंट किधर है? क्यों नहीं करने असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट 2 सवाल थे, 2 सवाल नहीं किए। असाइनमेंट असाइनमेंट किधर है भाई? ओए भाई असाइनमेंट किधर? असाइनमेंट 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 किधर है? किधर आपकी असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है आपकी? किसने करनी थी असाइनमेंट? कब करेंगे असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है? आपकी असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट क्यों नहीं की? मोबाइल साइड में रख ले, मोबाइल टूट गया, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट, आपकी असाइनमेंट किधर है? क्यों नहीं की असाइनमेंट? किसने करनी आपकी असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है? आपकी असाइनमेंट, हाँ जी असाइनमेंट किधर आपकी? क्यों नहीं असाइनमेंट किया आपने? असाइनमेंट, कोई असाइनमेंट नहीं करते आप लोग, कोई आदत ही नहीं है। इनको आदत पड़ेगी, हफ्ता लग जाएगा, आदत पड़ जाएगी इनको। असाइनमेंट किधर है भाई? बैठा क्यों हुआ था? हाथ सीधा कर, उंगली आगे पीछे होगी, मेरा जिम्मा कोई नहीं है। ये ले, असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट असाइनमेंट किधर किया? असाइनमेंट किधर है आपके? असाइनमेंट किधर? किधर असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है आपकी? असाइनमेंट असाइनमेंट क्यों नहीं करते आप लोग असाइनमेंट? क्यों नहीं आदत आपको? क्यों नहीं आदत? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 2 दफा बैठ जाओ, मार के सलाह पूरी होगी फिर बैठ जाए। बैठ यार, तेरे को थोड़ी बोल रहा है असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट किया करे रोज। दे दे यार, सबको दे दे।
बाद में कहेंगे। चलिए अब प्रीवियस स्टैम्प नहीं लगी अभी स्टैम्प लगा देते हैं भाई, असाइनमेंट में स्टैम्प लगा देते हैं। प्रीवियस लेक्चर में से जो होम असाइनमेंट थी, होम असाइनमेंट से कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। पहले क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10 था। क्या नाम क्या था उसका? सोनी लिमिटेड। क्योंकि वो एडिशन का फर्क होता है ना, तो क्वेश्चन बाजू का आगे पीछे होते हैं, इसलिए नाम हम लिखे। सोनी लिमिटेड के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट से। पार्ट ए था कि पार्ट 1 था? सब पार्ट ए लिखा था। पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम? सोनी लिमिटेड पार्ट ए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम है तो हाथ उठाइए। हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम है तो हाथ उठाइए। ओके। सोनी पार्ट बी में कोई प्रॉब्लम? पार्ट बी में क्या बोला उसने? प्रोसीजर। पार्ट बी लिखा है ओवरऑल रिक्वायरमेंट में प्रोसीजर भी लिखा हुआ दिखा किधर है? पार्ट बी है किसी के पास? किसी के पास है? कोई लेके नहीं आए? हार्ड फॉर्म में है किसी के पास? नहीं, प्रिंट बांटे नहीं थे? क्वेश्चन के प्रिंट नहीं बांटे? ओके चले कोई बात नहीं, ठीक है। डिस्कस द, अच्छा प्रोसीजर आपने अभी नहीं करने। इम्पैक्ट ऑन ऑडिट, जहां अभी जो के प्रोसीजर वाला टॉपिक हमने नहीं किया, पढ़ लें, लेकिन उनको अपनी वैल्यूएशन में यूज नहीं करना। पढ़ लेना है क्योंकि प्रोसीजर वाला टॉपिक, लेकिन प्रोसीजर वाला टॉपिक ऐसे ही आप जब पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता बेस डेवलप हो जाएगी, मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा। तो प्रोसीजर इग्नोर नहीं करने, प्रोसीजर को क्या करना है? पढ़ लें। अटेम्प्ट सिर्फ आपने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट वाली चीज ही करनी है। डन हो गया मेरे भाई? लेकिन प्रोसीजर को पढ़ना लाजमी है। आगे चले और कोई क्वेश्चन? सी बी विजय जी। पार्ट ए में 11 सोनी लिमिटेड वाला क्वेश्चन नंबर ना बताए, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे बात को एडिशन में होते हैं, दूसरे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं भी सोनी लिमिटेड में हूँ, आपने नदीम लिमिटेड ऐसे ना किया करें मेरे साथ, मैं साथ चला करें ना, आगे ना चला करें उस्ताद के। सोनी लिमिटेड का पार्ट बी, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का। सोनी लिमिटेड का पार्ट सी, इसमें कोई प्रॉब्लम? जी क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी बताइए, शाबाश। पार्ट सी दिखाएं मेरे को। पार्ट सी में क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ लाइफ लिमिटेड इज नॉट विलिंग टू मेक सर्टेन डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट ऑफ द व्यू दैट दिस डिस्क्लोजर विल नॉट ऐड एनी वैल्यू टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्दर इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो पार्ट सी में वो कह रहा है ना डिस्क्लोजर नहीं देने हमने, वो कह रहा है आईएफआरएस वाले बेवकूफ है, उन्होंने ऐसे एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर दे दिया, इनका कोई फायदा नहीं है और हमारा टाइम भी बहुत लगेगा। क्या इस बेस के ऊपर डिस्क्लोजर को मिट किया जा सकता है? तो ये मिस स्टेटमेंट है मेरे भाई। आपका क्या पॉइंट है? ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे जी, हाँ वो कह रहा है कि इसमें वैल्यू है, तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना भाई। मैनेजमेंट कुछ भी बोलेगी, आईएफआरएस कहता है डिस्क्लोजर दो, मैनेजमेंट कहते हैं नहीं इसे वैल्यू ऐड, हमने किसकी बात माननी है? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक, आईएसएस के मुताबिक ऑडिट करते हैं कि मैनेजमेंट के मुताबिक? आईएसएस। तो इसलिए मैनेजमेंट के कहने के बावजूद भी डिस्क्लोजर आना ही चाहिए, ठीक है जी। तो ये डिस्क्लोजर ना देना इस केस में मिस स्टेटमेंट होगी। और की प्रॉब्लम? आगे इंपैक्ट रिपोर्ट आपको समझ आ रहा है ना क्या करना है? yes. वो इफ मटेरियल इफ परवेसिव, कब मटेरियल कब परवेसिव, फिर बेसिस वाली बात, और फिर वो जब आप भूल जाते हैं की ऑडिट मैटर वाली बात, हाँ जी रेफरेंस वाली बात। ओके, इस क्वेश्चन में और की प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था मेरे भाई? नदीम लिमिटेड। नदीम लिमिटेड में कोई सवाल? कितने पार्ट थे इसके? पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम? नदीम लिमिटेड पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, पार्ट बी में प्रॉब्लम थी आपकी? ए में? हाँ तो बोले ना, पार्ट ए में क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है, एक्सपर्ट्स की पार्ट ए में उन्होंने बोला ना, नदीम लिमिटेड के पार्ट ए में उसने एक्सपर्ट को यूज किया है, एक्सपर्टीज की सर्विस हासिल की है। तो की ऑडिट मैटर में हमने तो ये पढ़ा है कि जब एक्सपर्ट को यूज करेंगे, उसके वर्क को यूज करेंगे, असिस्टेंस ऑब्टेन करेंगे, तो की ऑडिट मैटर आएगा। तो इसमें की ऑडिट मैटर वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये आपका पॉइंट है। जी भाईजान, क्यों नहीं डिस्क्राइब कर रहा है इसमें पार्ट बी में? आपने किया है ना ए में, आना चाहिए ना, बात उनकी ठीक है। एक्सपर्ट वाला केस हो तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना चाहिए। क्या सोल्यूशन में डिस्क्राइब किया हुआ है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्या आप में से कितने स्टूडेंट ने सोल्यूशन करके उसके बाद अटेम्प्ट करने के बाद सजेस्टिव सोल्यूशन के साथ कंपेयर किया है? आपको एक बेवकूफ शिकारी की कहानी सुनाऊं? जो तीर चलाता है और ये देखता नहीं उसके शिकार को लगा कि नहीं लगा। आपको उस बेवकूफ निशानेबाज की कहानी सुनाऊं जो अंधेरे में फायर करता है और फिर ये देखता ही नहीं निशाने पे लगा कि नहीं। आपको उस बेवकूफ स्टूडेंट की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन को सॉल्व करता है और उसके बाद सॉल्यूशन देखता ही नहीं कि सही हुआ है क्वेश्चन सॉल्व के नहीं, क्योंकि वो आप खुद हैं। क्या सवाल करने के बाद सॉल्यूशन के साथ मैच देखना होता है कि नहीं सही हुआ है कि नहीं हुआ? कि इतने साइंसदान है, आप कहते हैं मेरा सवाल ही सॉल्यूशन फर्क भी हुआ ना तो वो गलत होगा, मैं नहीं गलत होगा। क्या कहा था? मैंने ये नहीं कहा था सॉल्यूशन से मैच नहीं करना, मैंने ये कहा था सॉल्यूशन से मैच नहीं होगा, अल्फाज मैच नहीं होंगे। उसमें अल्फाज मैच नहीं होने, कंसेप्ट मैच करने हैं कि उसने टाइप ऑफ ओपिनियन कोई और दे दिया, वो आपने टाइप ऑफ ओपिनियन कोई और दिया, ये तो बताना है ना। अब ओपिनियन में अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन ओपिनियन तो सेम होना चाहिए ना, जो वो कह रहा है वही आप कह रहे हो। तो भाई मैं शायद सही समझा नहीं पाया, फिर से समझा पाता हूं आपको। आपने जब कभी कोई भी क्वेश्चन करना है उसे सजेस्टिव सॉल्यूशन के साथ मैच करना जरूर है, लेकिन उसमें हर चीज मैच नहीं होगी। आपने जो मेजर डिसीजन, अहम डिसीजन है ना, जैसे टाइप ऑफ इम्पैक्ट और ये मैच करना है, कंसेप्ट मैच करना है, अल्फाज मैच नहीं करने। लेकिन हमेशा आदत बनाए जब भी कोई क्वेश्चन करें किसी भी सब्जेक्ट का, उसको सजेस्टिव सॉल्यूशन के साथ कंपेयर जरूर करें, मैच जरूर करें। अकाउंटिंग में नॉर्मली ज्यादातर चीजें मैच हो जाती है, लेकिन ऑडिट में कंसेप्ट मैच होंगे, अल्फाज मैच नहीं हो। इसका ये मतलब नहीं आपने मैच ही नहीं करना। भाई अब कंसेप्ट क्लियर हुआ, कोई समझ आ गई सही सही? तो क्या करेंगे आइंदा जब कभी कोई भी सवाल करेंगे पास पेपर का, सजेस्टिव सॉल्यूशन के साथ मैच करेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, मार्किंग प्लान पढ़ेंगे। मार्किंग प्लान एग्जामिनर कमेंट से क्या पता चलता है? हाँ जी, ये स्टूडेंट करते हैं दूसरी अटेम्प्ट में। आपको मैं, आपकी मर्जी है, चाहे पहली अटेम्प्ट में कर ले चाहे दूसरी अटेम्प्ट में कर ले, करना पड़ता है। ये क्या करना पड़ता है? एग्जामिनर कमेंट्स को रीड करना है, मार्किंग प्लान को पढ़ना है। कितने स्टूडेंट्स पहली अटेम्प्ट मुझे मैं बता देना ताकि हम उस लिहाज से आपसे पूछा करें, कितने स्टूडेंट्स पहली अटेम्प्ट में ही इसको पढ़ेंगे एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान को, और कितने स्टूडेंट्स दूसरी अटेम्प्ट में पढ़ेंगे? ठीक है भाईजान का इरादा आगे सर। चलिए, और पार्ट बी में नदीम लिमिटेड, पार्ट बी में कोई प्रॉब्लम? पार्ट ए क्लियर? अच्छा, पार्ट ए पे फंसे थे ना अभी हम उधर, ये मसला कहाँ हल हुआ है हमारा? एक्सपर्ट का की ऑडिट मैटर में एक्सपर्ट की बात की है कि नहीं सोल्यूशन में? उसने सवाल ये है कि ऑडिट मैटर की एक शर्त थी, ओपिनियन मॉडिफाई ना होता हो उस मैटर से। जिस मैटर से ओपिनियन मॉडिफाई होता होगा ना, की ऑडिट मैटर नहीं देना हमने। अगर तो ये मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है तो चाहे की ऑडिट मैटर की लिस्ट में आ रहा है, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ आपने ऐड नहीं करना। ये शायद स्कोप लिमिटेशन है। ये क्यों स्कोप लिमिटेशन है? क्या हुआ उसे? किया क्या था? मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दी थी। उन्होंने कहा था एक्सपर्ट का काम है, उससे पूछिए हमसे, हालांकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मैनेजमेंट की होती है। तो इसलिए हमने कहा ये स्कोप लिमिटेशन है, क्वालिफाइड ओपिनियन। तो की ऑडिट मैटर को सेपरेट पैराग्राफ के तौर पे ऐड नहीं करवाया।
हमने उसको स्टेटमेंट जो उसमें रेफर करवा दिया, उसको डिस्क्राइब नहीं करवाया, समझ रहे हैं? यानी हमने ये नहीं कहा कि इस मैटर को की ऑर्डर्ड मैटर में डिस्क्राइब करें, नहीं, हमने कहा हमने क्वालिफाइड ओपिनियन की ऑर्डर्ड मैटर में क्वालिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस दिया है, इस मैटर को एक्सपर्ट वाले को डिस्क्राइब नहीं किया। फर्क समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे आप? तो इस ये चूंकि ओपिनियन मॉडिफाई हो गया, इस वजह से इस मैटर ने की ऑर्डर्ड मैटर में डिस्क्राइब नहीं होना, लेकिन चूंकि ओपिनियन मॉडिफाई हो गया तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस आएगा। की ऑर्डर्ड मैटर में वो क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस आएगा, लेकिन ये मैटर डिस्क्राइब नहीं होगा। कुछ समझ आई बात? और की क्वेश्चन? रेफरेंस में नहीं, जहां कहीं सोल्यूशन में कोई रेफरेंस अगर मॉडिफाई नहीं दिया तो आप दे सकते हैं, आना चाहिए उसको, ठीक है? और वो सोल्यूशन जो है ना, वो हम चूंकि एजुकेशन स्कीम रिवाइज हुई है तो उसमें कांट छांट करनी है हमने, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अब निकल जाएंगे, ठीक है? तो वो अब हम कर रहे हैं कांट छांट, वो जल्दी आपको वॉल्यूम 2 मिल जाएगा, तो उसमें ये छोटे मोटे मसले दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, अगर कहीं कंफ्लिक्ट हो, अच्छा किया आपने, कोई मसला नजर आया आपने बता दिया, कंफ्लिक्ट हो जहीं पे बता दे तो मैं फिर आपको क्लियर कर दूंगा कि कोई चीज आनी चाहिए कि नहीं। यहाँ पे अगर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन केस स्टडी में आ रहा है और किसी क्वेश्चन में से बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की बात नहीं की या की ऑर्डर्ड मैटर वाली बात नहीं की, आपको पता होना चाहिए आपने हर केस में करनी है, हर केस में, कोई एक्सेप्शन नहीं। डन जी? क्या इफ करके इसमें परवेसिव वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं? उसने क्या अमाउंट बताई है? सिर्फ एक ही बताया कि एक ही एरिया है, एक्सपर्ट का यूज किया नहीं? एक्सपर्ट को किस एरिया में यूज किया है? हाँ, प्रोविजन की किया, हाँ ठीक है, एक आध एरिया से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको इफ कर सकते हैं। इफ मटेरियल परवेसिव, अमाउंट नहीं दी हुई तो इफ मटेरियल परवेसिव कर सकते हैं, ठीक है जी? इसमें अदर मैटर पैराग्राफ क्यों देंगे? हाँ जी, अगर आप इसको परवेसिव वाले को डिस्कस करते हैं तो परवेसिव वाले को फिर आगे आपने फर्दर एलैबोरेट करना है, उसे फिर अदर मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन याद रखें, बाज़ औक़ात मैं आपको बता दूं, बाज़ औक़ात वो इफ मटेरियल इफ परवेसिव होना चाहिए सूली तौर पे। बाज़ औक़ात ICAP के जैसे सिचुएशन देखेंगे ना, वो मार्क्स कम होते हैं, वो सिर्फ इफ मटेरियल डिस्कस करके आगे निकल जाता है। सम टाइम ऐसा होगा, ये तो वो किस वजह से इफ मटेरियल करके सिर्फ निकल जाता है आगे? मार्क्स। तो आपने हमेशा जो भी लिखना है ना, याद रखें वो मार्क्स को, टाइम को सामने रख के लिखना है। अगर मार्क्स ज्यादा हैं, आप उतने टाइम में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आपको इफ मटेरियल परवेसिव दोनों लिखना चाहिए। लेकिन कभी कभी अगर मार्क्स कम होंगे तो वो क्या करेगा? आप समझ आए कि क्या इसमें इफ परवेसिव वाला आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और क्लियर हो गया जी आपका पॉइंट? तो क्या था, क्यों नहीं उसने किया मैटर लिखा था? मॉडिफाइड में, शाबाश। पार्ट बी, नदीम लिमिटेड पार्ट बी। पार्ट बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट बी में हुआ क्या था जरा बता दें। कंटीजेंट है, वो हाइब्रिड क्लास में 3-4 बच्चों ने सवाल पूछ लिया, ये अच्छा हुआ मैं पूछ रहा, आप कह रहे हैं मसला ही कोई नहीं है। कौन पूछ रहा था मेरे से? आपने तो नहीं पूछा, मैंने पूछा पार्ट बी में कोई प्रॉब्लम है, आपने बोला नहीं, ऐसा ही है। क्या प्रॉब्लम है जी? कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी। अच्छा, पहले से मुझे बताए, एसेट और लायबिलिटी दोनों में फर्क है, ये आपको पता है? एसेट गुड थिंग, लायबिलिटी बैड थिंग। एसेट जो फायदा मिलेगा, लायबिलिटी जो हमने अदा करने हैं। एसेट लायबिलिटी में फर्क पता है। कंटीजेंट क्या होता है? कंटीजेंट वो चीज होती है जो कंफर्म ना हो। जैसे आप कंटीजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कौन है? कंटीजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, फ्यूचर का मतलब है कंफर्म होगा फ्यूचर में। कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है? मे भी हो, मे भी ना हो। अगर तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आपके लिए एसेट है, तो सवाल ये पैदा होता है, क्या इस जो कंटीजेंट एसेट हो, जो कंटीजेंट एसेट हो सकते हैं कंपनी में। अच्छा, ये तो मैंने मजाक की बात कर दी। कंपनी के केस में कंटीजेंट एसेट कब हो सकते हैं? कंपनी के केस में कंटीजेंट एसेट की एग्जांपल है कि जब इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल हो। वो कंटीजेंट क्यों है? क्योंकि अभी इंश्योरेंस वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया होता
मे बी वो इसको एक्सेप्ट कर लें, मे बी अभी अंडर जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ये जो इंश्योरेंस रिसीवेबल है ये हमारे लिए क्या है, कंटिंजेंट एसेट। हाँ, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और वो लेटर लिख के हमें बता देंगे भैया हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, हम इतने पैसे आपको दे रहे हैं, फिर वो कंटिंजेंट नहीं रहेगा। ये हो गया कंटिंजेंट एसेट, समझ आ गया। क्या कंटिंजेंट एसेट को हम रिसीवेबल के तौर पे, एसेट के तौर पे, इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं? इसका जवाब है डिपेंड करता है। अगर विचुअली सर्टन होगा, विचुअली सर्टन समझते क्या है, मोर देन 95% चांस होगा, फिर इसको रिकॉर्ड करना है। अगर 50% से ज्यादा लेकिन 95% से कम चांस है तो कंटिंजेंट एसेट को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। इसको बोलते हैं प्रोबेबल। इनफ्लो विचुअली सर्टन रिकॉर्ड करो, इनफ्लो प्रोबेबल डिस्क्लोज, और इनफ्लो पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब है 50% से कम चांस होना, इग्नोर करो। ये कंटिंजेंट एसेट में करना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का रूल डिफरेंट है, और ये रूल डिफरेंट प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से है। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है ना, एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड और एक्सपेंस लायबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। तो इसीलिए आप नोट करें, कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने में वो जल्दी करते हैं, कंटिंजेंट एसेट को रिकॉर्ड करने में देर करते हैं। ये किस वजह से है? अब इसी कंसेप्ट को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी में अप्लाई करते हैं। लायबिलिटी कौन सी है? वो अमाउंट जो आपने पे करनी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब कौन सी अमाउंट जो हो सकता है आपको पे करनी पड़े, हो सकता है आपको पे ना करनी पड़े। कंटिंजेंट लायबिलिटी की एग्जांपल क्या है? लीगल केस, पेंडिंग लीगल केस, जब तक उसका फैसला नहीं होता वो कंटिंजेंट है। हो सकता है आपको पैसे देने पड़े, हो सकता है ना। केस हार गए, देने पड़ेंगे पैसे, जीत गए नहीं देने पड़ेंगे। तो जब तक केस का फैसला नहीं होता, केस चल रहा है, फैसला नहीं हुआ, ये क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का रूल ये है, अगर तो आउटफ्लो प्रोबेबल है तो ही रिकॉर्ड कर लो, विचुअल सर्टन पे भी रिकॉर्ड कर लो, प्रोबेबल पे भी। कंटिंजेंट एसेट में देखा है आपने, उसने प्रोबेबल में कहा था डिस्क्लोज करो, लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी के केस में क्या कह रहा है? अगर आउटफ्लो प्रोबेबल है तो रिकॉर्ड करो। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है कि 50% से ज्यादा चांस है होगा, और अगर आउटफ्लो पॉसिबल है डिस्क्लोज करो, यानी 50% से कम चांस है। और अगर 5% से भी कम चांस को बोलते हैं रिमोट, रिमोट इग्नोर करो। तो कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी में फर्क समझ आया? आइंदा जब कभी कंटिंजेंट एसेट आपके जहन में कौन सा कंसेप्ट आना, एग्जांपल क्या है? इंश्योरेंस रिसीवेबल। कंटिंजेंट लायबिलिटी का केस है, एग्जांपल जहन में क्या है? पेंडिंग लिटिगेशन। और रूल्स क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूल अलग लिखे, कंटिंजेंट एसेट के रूल अलग लिखे, लिखे लिखे लिखे। कंटिंजेंट लायबिलिटी का रूल क्या है? अगर आउटफ्लो पॉसिबल है डिस्क्लोज करो, प्रोबेबल है रिकॉर्ड करो। आउट कंटिंजेंट लायबिलिटी में 2 पॉइंट, जितने कम अल्फाज उतना अच्छा होता है। तो मैं आपको जरा समेट के कंसेप्ट बता रहा हूं। कंटिंजेंट लायबिलिटी की हेडिंग लिख लें, उसके नीचे लिखें इफ आउटफ्लो प्रोबेबल रिकॉर्ड, फिर लिखें इफ आउटफ्लो पॉसिबल डिस्क्लोज। और कंटिंजेंट एसेट में लिखें इफ इनफ्लो, एसेट में इनफ्लो आता है ना, इफ इनफ्लो पॉसिबल डू नथिंग इग्नोर, इफ इनफ्लो प्रोबेबल डिस्क्लोज, इफ वर्चुअली सर्टन देन रिकॉर्ड। इसमें 3 पॉइंट आ गए, इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है भाई, ये समझ आ गया। इसके साथ ब्रैकेट में लिखे IAS 37। बस जितना ऑडिट में जरूरी था काउंटिंग का कंसेप्ट वो मैंने आपको बता दिया। ये हमारा वादा हुआ था ना कि अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट ऑडिट में टेस्ट होंगे वो ऑडिट का टीचर आपको समझाएगा, लेकिन सिर्फ उस हद तक जिस हद तक ऑडिट का स्कोप है। उस नॉलेज की बेस पे आप ऑडिट का पेपर तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उस नॉलेज की बेस पे अकाउंटिंग का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ चले। असाइनमेंट डिस्कस हो गई क्या? ओके पहला कंसेप्ट, ये टॉपिक है हमारा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस प्रोसीजर एंड रिलेटेड थ्रेड्स।
इसको मैं इन शॉर्ट सिर्फ एक्सेप्टेंस प्रोसीजर बोला करूंगा, आपको इतराज तो नहीं है। असल में कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब ये है, अगर तो आपका फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं, पिछले साल ऑडिट किसी और ने किया था, इस साल ऑडिट आप कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट। एक्सेप्टेंस का वर्ड होता है फर्स्ट टाइम, और कंटिन्यूएशन का वर्ड कब यूज होता है? सेकेंड टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हो कौन सी टर्म यूज करेंगे? एक्सेप्टेंस। सेकेंड टाइम ऑडिट कर रहे हो, चूंकि ये जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं ये फर्स्ट टाइम ऑडिट में भी अप्लाई होता है, सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट में भी अप्लाई होता है, तो इसको क्या नाम दिया? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन। एक्सेप्टेंस एंड, सवाल क्या, ये चैप्टर में तो आपको एक ही चीज सिखा रहा है, एक ही चीज सिखा रहा है। क्या हम ऑडिट ऐसे करें, जब नया क्लाइंट हमारे पास आए, जब नया क्लाइंट हमारे पास, सर हमने आपका ऑडिट करवाना है, क्या हम वहां पे डबल रोटी बेचने वाले, अंडा बेचने वाले बन जाएं और हर क्लाइंट को चीजें बेचना शुरू कर दें, सर्विस बेचना शुरू कर दें? कि हम अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर की तरह बन जाए, कि पहले अच्छे तरीके से देख ले भैया ये इसका काम करने वाला है भी कि नहीं। वकील आ गया है, वकील के साथ कंपेयर करते हैं प्रोफेशन के साथ। आपके घर में अच्छा लॉयर क्या हर तरह के क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेता है? कि वो देख लेता है भाई अगर तो ये बेगुनाह लग रहा है ना बाजार, तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट करूं, अगर गुनाहगार लग रहा है तो फिर इसको एक्सेप्ट ना करूं। भाई अच्छे लॉयर को क्या करना चाहिए? क्या अच्छे लॉयर का कोई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए? होना चाहिए कि हर क्लाइंट को एक्सेप्ट कर ले, पैसे अच्छे हैं तो एक्सेप्ट कर लूं, कि उसे क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहिए, जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे उसको एक्सेप्ट करे, जो क्राइटेरिया पे पूरा ना उतरे उससे रिजेक्ट कर दे, ऐसा करना चाहिए। ये डबल रोटी वाला, बेकरी वाला तो ऐसा नहीं करता। वो कोई जो उसके पास रिश्वत लेने वाला, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला आता है, मारकुटाई करने वाला आता है, आके कहता है दर्जन अंडे दे दो, वो तो उसे दे देता है। हाँ उसका प्रोफेशन से रिक्वायर भी नहीं करता कि पता करो, पता होता भी नहीं है, उसका प्रोफेशन उसे रिक्वायर भी नहीं करता पता करो। लेकिन याद रखें हमारा प्रोफेशन हमसे रिक्वायर करता है। सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो यही है कि आपका प्रोफेशन आपसे रिक्वायर करता है हर पर्सन को आपने अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड, ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी। वो आपने मूवी देखी होगी अकाउंटेंट, देखिए अकाउंटेंट दी अकाउंटेंट। अच्छा वाह यार, ये हुई ना बात, IAS के नाम भी ऐसे याद करने हैं उन्होंने, दी अकाउंटेंट। तो उसमें मेरा ख्याल है कुछ इस तरह की स्टोरी होती है कि एक अकाउंटेंट कुछ जो स्मगलर वगैरह होते हैं, कुछ जुराइम पेशा लोग, उनको अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। क्या आप समझते हैं कि ये एथिकल प्रैक्टिस है? नहीं करनी चाहिए, है मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प तो नहीं ना करनी चाहिए। इसलिए वो आपको ये कह रहा है, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है आपकी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए जब कभी कोई भी क्लाइंट आपके पास आया, आपने पहले उससे पूछ लेना है, एवेल्युएट कर लेना है, ना भी बताया आपने खुद सर्च करनी है। क्या सर्च करनी है? क्या हम इस क्लाइंट को एज ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? जितनी सर्च आपके लिए लाजिम है ये क्लाइंट खुद नहीं बताएगा कि भैया मैं ईमानदार बंदा हूं कि नहीं, ठीक है। लेकिन याद रखें जितनी सर्च ये रिश्ता करवाने वाले रिश्ता करवाते वक्त एक दूसरे की सर्च करते हैं ना, कम से कम उतनी सर्च आपने जरूर करनी है अपने क्लाइंट के बारे में। क्या कि वो इस काबिल है कि नहीं, और हम भी इस काबिल हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात हम भी दूसरे के काबिल नहीं होते, बाज़ औक़ात दूसरा हमारे, ऐसा ही होता है कि हमेशा एक ही केस होगा। तो आपने दोनों वैल्यूएशन करनी है, याद आ गया, दोनों वैल्यूएशन करनी है। आपने ये भी देखना है एक्सेप्टेंस के वक्त कि दूसरा बंदा हमारी सर्विसेज हासिल करने के काबिल है कि नहीं, और आपने ये भी देखना है हम दूसरे बंदे को अपनी ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करने के काबिल है कि नहीं। चाहे इसके लिए आपको सर्च क्यों ना करना पड़े, सर्च करें, पूछे, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का, मेन थीम यही है। क्या? हर आने वाले क्लाइंट को यस नहीं करनी, एक्सेप्ट क्राइटेरिया लगाना। पहला लेसन की कंसेप्ट यही कह रहा है, देखिए क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ ए न्यू क्लाइंट may create ethical issues, ethical and professional threats। एथिकल से मुराद कोड ऑफ एथिक के अखलाकी मसले मसाइल जन्म ले सकते हैं अगर आप हर आने वाले क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या कहता है?
जब कभी नया क्लाइंट आए आपके पास तो ये एथिकल इश्यूज रेज हो सकते हैं, एथिकल थ्रेट थ्रेट को अंडरलाइन कर लें, थ्रेट अराइज हो सकते हैं। आपको चाहिए कि इन थ्रेट को आइडेंटिफाई करें। अगर कोई थ्रेट आइडेंटिफाई हो जाए उसको इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएट का मतलब क्या है, थ्रेट का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई थ्रेट का मतलब क्या है, 3 अल्फाज बता रहा हूं, 3 फ्रेजेस, गौर से सुनने समझने, एग्जाम में रोज यूज करता है। आपने थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है, थ्रेट को इवैल्यूएट करना है, थ्रेट को एड्रेस करना है। बोले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है, एड्रेस करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या, थ्रेट है कि नहीं है। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या, थ्रेट छोटा है कि बड़ा है। फिर उसके बाद एड्रेस करने का मतलब क्या है, उसको डिसॉल्व करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसको एलिमिनेट करना है। अब बताइए क्या एड्रेस से पहले वैल्यूएशन होनी चाहिए कि एड्रेस के बाद? पहले, क्योंकि वैल्यूएशन सिग्निफिकेंट थ्रेट है तो हमारा जो प्रोसीजर्स होंगे, स्टेप्स होंगे, वो भी सिग्निफिकेंट लेवल के होंगे। और अगर थ्रेट इनसिग्निफिकेंट लेवल का है, छोटा मोटा है, तो एड्रेस करने के लिए जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो भी छोटा मोटा होगा। तो मेन मैसेज क्या है इस चैप्टर के अंदर कि जब कभी आपका कोई क्लाइंट आया, फौरी तौर पे हर क्लाइंट को यस नहीं करनी। क्या करना है, पहले वैल्यूएट करना है, क्या इस क्लाइंट में कोई थ्रेट है कि नहीं। अगर थ्रेट हुआ तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के बाद एड्रेस किया। अब आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट और एड्रेस में फर्क समझ आ रहा है? ओके। अब आपको एक एग्जांपल दे रहा है कैसा। नॉर्मली जब कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है ना, 2 तरह के थ्रेट राइज होते हैं। कितनी तरह के? आपने 2 तरह के थ्रेट को इवैल्यूएट करना है, 2 तरह के थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है। पहले आइडेंटिफाई करना है क्या हो सकते हैं भाई। एक तो ये हो सकता है वो हमारे काबिल नहीं है, एक दूसरा थ्रेट क्या है, हम उसके काबिल है। दोनों थ्रेट हो सकते हैं। अच्छा, वो हमारा पहला थ्रेट कौन सा, एक थ्रेट कौन सा है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट कॉमन आएगा लफ्ज, आगे रीजनिंग, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इसका मतलब क्या है, ये कब रहे, अगर आने वाला क्लाइंट ऐसा है जो स्मगलर है, आने वाला क्लाइंट ऐसा है जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, वो आपसे कहता है कि जी हमें सर्विस प्रोवाइड कीजिए, हमारा ऑडिट कीजिए, क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं। ये क्या, इसको वो क्या बोलेंगे, ये क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी या प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी का मतलब क्या लिख रहे हैं, ऑनेस्टी। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है, भाई अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। उसका अच्छा बिहेवियर होगा क्या है, वो गुंडा टाइप का बंदा, ये मुंह में पान, ये सिगरेट और खुले बार, और वो क्या कहते हैं उसको मूवीज में, वो भाई आ जाए, और नहीं वो भाई के पास जो गन शन होती है उसको क्या बोलते हैं, घोड़ा, रघु भाई आगे ऑडिट करवाने के लिए। अब मुझे बताइए क्या ऐसे पर्सन एक्सेप्ट करना? नहीं। क्या इनका बिहेवियर प्रोफेशनल है? ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। क्या इनमें इंटेग्रिटी है? नहीं है। Man is known by the company he keeps. Firm is known by the client it keeps. Bad client होंगे तो फर्म की रेपुटेशन भी बैड, गुड क्लाइंट होंगे तो फर्म की रेपुटेशन भी गुड। ठीक है जी। तो भाई बताइए क्या ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है जब कोई नया क्लाइंट आपके पास आया, जब कोई नया क्लाइंट हमारे पास आया, क्या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी या प्रोफेशनल बिहेवियर अराइज हो सकता है? कब ये थ्रेट कब अराइज होगा? जब वो जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, डिसऑनेस्ट होगा, क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा। क्वेश्चनेबल से मुराद मशकूक, यानी जो मशकूक, जो पक्का करप्ट है उससे तो बचना ही है, जो मशकूक है बचना। भाई अच्छा, इस कंसेप्ट से एग्री करते हैं? क्या हमारे प्रोफेशन के सीनियर ने हमें सही बताया? दूसरा थ्रेट क्या है? दूसरा थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर।
सेल्फ इंटरेस्ट एड टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसका मतलब क्या? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब क्या है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, मुझे बताइए, क्या मैं अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए कॉम्पिटेंट हूं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है यस? ये सारे फारग है। मैं हरगिज कॉम्पिटेंट नहीं, मैं कभी पढ़ाई, मैं वैसे कभी पढ़ाता था कहने के शुरू में 10-12 साल से पढ़ाई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या मैं ऑडिट पढ़ाने के लिए कॉम्पिटेंट हो? ओके, मान लिया आपके, फर्ज करें यस, फर्ज करें। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं अस्तगफिरुल्लाह डिसलाइक। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मुझे बताइए कि कॉम्पिटेंट, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स कंप्लीट किया, आर्टिकल्स में काम सीखा है, उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस भी है। लेकिन क्या हो, अगर मैं हर रोज यही किताब खोल के ना देखूं आज कौन सी असाइनमेंट देनी है, अगर मैं क्लास में आके आपको देखो भाई किताब दिखाओ क्या पढ़ाना है आज, जरा ये देखें, अच्छा ये पढ़ाना है, ठीक है पढ़ा, ऐसे आपके सवालों के जवाब ना दिए जाए। काम मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कॉम्पिटेंट भी हूं, मेरा दिल नहीं लग रहा काम में, ड्यू केयर के साथ काम नहीं कर रहा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अलग कंसेप्ट है, ड्यू केयर का अलग कंसेप्ट। कॉम्पिटेंस का मतलब इस काबिल होना, इस काबिल कि आप काम कर सके। ड्यू केयर का मतलब क्या है? वो काम एहतियात से करना भी। बाज़ औक़ात आप कॉम्पिटेंट होते हैं, ड्यू केयर के साथ काम नहीं करते। ठीक है, तो प्रोफेशनल ड्यू केयर, इसमें क्या कह रहा है कि आप कॉम्पिटेंट भी हो, ड्यू केयर के साथ काम करने के काबिल हो, फिर आपने उसको एक्सेप्ट करना है, वरना उस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। किस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना? जिसके नाले प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट ड्यू केयर ना हो। ठीक है, मुझे दो के एक रियल केस याद आ गया, एक एग्जाम का क्वेश्चन याद आ गया, दोनों थ्रेड पहले सुन लिया। अच्छा, मुझे बताइए, पहली सिचुएशन, एक क्लाइंट हमारे पास आया, कहने लगा सर मुझे पहचाना आपने? हमने कहा बिल्कुल तुम्हें पहचाना, 5 साल पहले जिस कंपनी का हमने ऑडिट किया था उसमें तुम अकाउंटेंट थे और फ्रॉड में पकड़े गए थे, तुम्हें जॉब से निकाल दिया था। कहने लगा सर बिल्कुल सही पहचाना। उसके बाद मैंने जो अपनी मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा किए थे उससे कंपनी बनाई, और आज मैं उस कंपनी में जिसमें एम्प्लॉय था उससे ज्यादा बड़ी कंपनी है। बताइए, आज मैं उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी हूँ, उसका डायरेक्टर भी हूँ, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ। बताइए, आपको डबल सैलरी देता हूँ, हमारी कंपनी का ऑडिट करेंगे? आपका जवाब क्या होगा? यस या नो? नो। अच्छा, एग्जाम में सिर्फ हम नो यस कर देते हैं कि रीजनिंग भी बताते हैं? बेसिस ऑफ, सिर्फ डिसीजन के बेसिस ऑफ डिसीजन भी? डिसीजन बताइए, लेकिन डिसीजन ऑडिटर्स वाली जुबान में बताना है, ऑडिटर्स वाली जुबान में। क्या आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर we will not accept this client because it creates self-interest threat to integrity and professional behavior। आगे एक्सप्लेन करने को कहे तो चाहिए भी लिख दे, because client is involved in illegal dishonest practices। ये है ऑडिटर वाली लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल, क्लाइंट, ये रियल केस है, यूएसए का केस, शायद मैंने पहले जिक्र किया था। क्लाइंट फर्म है, फर्म में 3 लोग हैं, उसने उस सेक्टर की टॉप 7th कंपनी का ऑडिट पकड़ लिया। काम करने के लिए सिर्फ 3 लोग हैं, ब्रांचेस 50 जगहों पे है, ना उन्होंने उन जगहों पे स्टॉक काउंट किया, ना बहुत ज्यादा कंफर्मेशन लेटर सेंड किए, ना ही कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर रिस्क असेसमेंट कर ली, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कम किए और टेस्ट ऑफ डिटेल भी ना होने के बराबर किए। जब वो पूछा गया क्यों ऐसा किया, उन्होंने कहा सर हम 3 बंदे खुद बताएं कितना को काम कर सकते थे, हमने खूब काम किया, लेकिन 3 बंदे कितना को काम कर, जितना कर सकते हैं उतना किया। बताइए ये आर्गुमेंट वैलिड है? उधर का जो आई कैप था उसने पकड़ लिया, उन्होंने कहा आपको चाहिए था एक्सेप्टेंस के वक्त देखते कि आप इस काबिल हैं कि नहीं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए। छोटी फर्म है, बड़ा क्लाइंट पकड़ लिया है, चादर देख पाऊं बेला, छोटी फर्म छोटा क्लाइंट एक्सेप्ट कर ले, मैं छोटी फर्म से बड़ा स्मॉल इनसाइड। और अगर आपने बड़ा क्लाइंट पकड़ लिया तो आपने रिसोर्सेज को, अगर पहले नहीं भी है तो भाई अरेंज करो। क्लियर?
इस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट, क्या इस सिचुएशन में क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए था? बताइए, अगर यही केस एग्जाम में आ जाए आप क्या कहेंगे? सिर्फ इतना कह देंगे वी शैल नॉट एक्सेप्ट दिस क्लाइंट, कि उसकी रीजनिंग में बताएंगे? रीजनिंग आम जबान की बताएंगे, ऑडिटर की जबान में, ऑडिटर की लैंग्वेज में बताइए कैसे रिफ्यूज करेंगे, बताइए सर। We shall not accept this client because it creates self-interest, threat to professional competence and due care. मार्क्स ज्यादा हो कहे एक्सप्लेन भी करो, वैल्यूएट भी करो थ्रेट को क्या करो? वैल्यूएट करो, एक्सप्लेन करो। हम एक्सप्लेन भी कर देंगे बिकॉज फर्म लैक कॉम्पिटेंस और, भाई बात समझ आ गई आपको? तो मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास एक इंश्योरेंस क्लाइंट आ गया, इंश्योरेंस कंपनी, आपने उससे पहले कभी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट नहीं किया आपकी फर्म ने, उसे एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? कितने स्टूडेंट का ख्याल है रिजेक्ट करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी का, इससे पहले कभी नहीं आपने इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट किया हुआ, एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? कितने स्टूडेंट का ख्याल है रिजेक्ट करेंगे? कितनों का ख्याल एक्सेप्ट करेंगे? 50-50 है। जो एक्सेप्ट करेंगे किसी चीज का ध्यान रखना है, यस, सेफ गार्ड अप्लाई कर। याद रखें, इसका कोई काम आपने अगर सारी जिंदगी नहीं ना किया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी जिंदगी ही नहीं करना, कर कभी ना कभी तो पहली दफा करना ही है काम। लेकिन इसमें थ्रेट राइज होता है। थ्रेट क्या आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज, सफिशिएंट कॉम्पिटेंस नहीं होंगे। याद रखें, जब कभी थ्रेट राइज होता है ना, तो नॉर्मली कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है उसको वैल्यूएट करो। अगर थ्रेट सिग्निफिकेंट हो ना बहुत ज्यादा, जैसे वो फ्रॉडिये बंदे सीईओ वाले केस में था, तो फिर सीधा रिफ्यूज कर दो। लेकिन अगर थ्रेट इतना हाईली सिग्निफिकेंट नहीं है, मॉडरेट लेवल का है, तो फिर क्या करो, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन सेफगार्ड के साथ। तो मुझे बताएं, यहां के तक की डिस्कशन में क्या हमें पता चल गया कि जब क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे तो कौन सी तरह के थ्रेट आ सकते हैं? कौन सी तरह के थ्रेट आ सकते हैं? कौन सी तरह के थ्रेट एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू। अब आइए जरा वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर कब राइज होता है? इलीगल एक्टिविटी में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, अनएथिकल एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक। इवैल्यूएशन फैक्टर का मतलब क्या है? वो फैक्टर्स जिनको सामने रख के, जिनको कंसीडर करके हमने डिसाइड करना है कि ये थ्रेट सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट। क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट थ्रेट है तो कोर्स ऑफ एक्शन कोई और होता है हमारा। अगर थ्रेट लेस देन सिग्निफिकेंट मतलब मॉडरेट है या लो है, तो फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या, हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या इलाज मर्ज की शिद्दत पे डिपेंड करता है? यही सिखा रहा है, कह रहा है मर्ज की शिद्दत कैसे पता चले। ये इवैल्यूएशन फैक्टर। पहले देखो क्या, नॉलेज ऑफ क्लाइंट, ओनर, मैनेजमेंट, दोस्त, साथ में गवर्नेंस। देखो आपको ऐसी कंपनी के दूसरे जो ओनर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, उनका कितना को नॉलेज है, दूसरे लोगों का भी नॉलेज तो देखो। इस कंपनी में एक बंदे की बेस पे तो फैसला करना मुनासिब नहीं। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर 11 डायरेक्टर हैं, एक करप्ट है भी, तो बाकी के लोगों का नॉलेज देखो, उनका क्या एटीट्यूड है, उनका क्या बिहेवियर, वो कैसे है। क्योंकि अगर बाकी के लोगों का जब हमने उनको वैल्यूएट किया, पता चला बाकी के लोग ईमानदार हैं और वो हमसे कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं कि वो अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करेंगे, इस तरह के डायरेक्टर को आइंदा अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और वो वादा करते हैं कि इस डायरेक्टर के हाथ पैर बांध के रखेंगे पूरे ऑडिट में, हमें तंग नहीं करेगा ये डायरेक्टर। अगर वो गवर्नेंस को इंप्रूव करने की बात करते हैं, तो मुझे बताइए फिर क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए दो फैक्टर, अगर थ्रेट राइज हो भी, अगर पता चल भी है ना कोई क्लाइंट में गड़बड़ है, तो आपने क्या करना है, पहले एक क्लाइंट की बेस पे, हमें एक बंदे के साथ थोड़ी इंटरेक्शन करना है। हाँ, अगर वो पर्सन फर्ज करें है सबसे हैवीएस्ट पोजीशन में, फिर आप हो सकता है कि रिफ्यूज कर दें। वरना नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्टर्स में अगर 10-12 डायरेक्टर हैं, उनमें 1-2 में गड़बड़ हो भी, तो हम देखते हैं बाकियों का क्या क्या, बाकी ज्यादा पावरफुल है या ये बाकी ज्यादा पावरफुल है, और ये वादा करते हैं कि वो इनका जो मसला मसाइल है उसको जल्दी हल कर देंगे और ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे 1-2 जो, तो फिर हम क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन इन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, समझ लगे? नॉलेज ऑफ क्लाइंट, ओनर, मैनेजमेंट, दूसरा भी गवर्नेंस, और दूसरा क्या, फिर इसके बाद सेफगार्ड क्या हो सकते हैं? सेफगार्ड से मुराद है आपने क्या काम करने हैं।
ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, इसमें ना ये कोड ऑफ एथिक्स चलता है कॉमन सेंस की बेस पे। सेफगार्ड में अगर आपको लगे ना कि कोई और स्टेप्स भी हो सकते हैं रेलिवेंट, वो लिख सकते हैं, लेकिन अभी ना लिखिएगा, क्योंकि अभी स्टार्ट में है, आपके जहन में शायद इररेलेवेंट चीजें हैं। जब थोड़ा सा कोड ऑफ एथिक्स से 10-12 सवाल कर लेना, उसके बाद मैं आपको इजाजत दूंगा कि सेफगार्ड अगर कोई और भी आपके जहन में आ रहा है ना अपना, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इजाजत नहीं है। अभी इजाजत क्यों नहीं है? अभी सीख रहे हैं, डी ट्रैक हो सकते हैं। सेफगार्ड का मतलब क्या है? वो कोर्स ऑफ एक्शन जो हमारे थ्रेट्स को रिड्यूस करेंगे। अच्छा, हमने अगर नॉलेज हासिल करना है, हमारे थ्रेट को रिड्यूस क्या कर सकता है? ये वाली इंफॉर्मेशन कि क्या बाकी के लोग भी ऐसे ही हैं कि यही एक बंदा फारिग है, ये कैसे पता चलेगा हमें? हाँ, इंडिपेंडेंट सोर्स से पता चल गया। और सबसे अच्छा इंडिपेंडेंट सोर्स बताएं तो मैं मान जाऊं ऑडिटर आपको। कौन? पिछला ऑडिटर। पिछले ऑडिटर को आइंदा कभी पिछला ऑडिटर नहीं बोलना, उसको बोलना है प्रीडिसेसर ऑडिटर। या अगर प्रीडिसेसर का लफ्ज मुश्किल लग रहा है ना, तो प्रीवियस ऑडिटर, कम से कम दर्जे में प्रीवियस ऑडिटर। प्रीडिसेसर भाई ऑडिट वाले, भाई ड्राफ्टिंग तो ऐसे इंप्रूव होगी, हालांकि कंसेप्ट आपका ठीक है, वो पिछला ऑडिटर ही है, और कौन है? अगला ऑडिटर आने वाला थोड़ी पिछला है। लेकिन पिछले ऑडिटर को आइंदा हमने क्या बोला? इज्जत से बुलाना है। कैसे? प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो बताइए, सबसे हाँ, हम ये देखना चाहते हैं, हमने इवैल्यूएट कर लिया एक बंदा गड़बड़ लग रहा है, और अब इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं कि ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ओवरऑल किस तरह के लोग हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले। बेहतरीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? प्रीडिसेसर ऑडिटर को एक लेटर लिखेंगे, उस लेटर का नाम रखा गया है हमारे प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। ये कौन सेंड करता है? इनकमिंग ऑडिटर सेंड करता है। किसको सेंड करता है? प्रीडिसेसर, या प्रीडिसेसर को आउटगोइंग भी कहते हैं, आउटगोइंग ऑडिटर को सेंड करता है। ठीक है। और अगर वो प्रीडिसेसर ऑडिटर पाकिस्तान से बाहर है, उसकी डेथ हो गई है, उसने प्रोफेशन ही छोड़ दिया है, वो आखिरी क्लाइंट था उसका, या फर्ज कीजिए किसी वजह से लेटर उसको नहीं मिला, वो जवाब नहीं देता, हालांकि उसको जवाब देना लाजिम होता है, लेकिन फर्ज करें दूसरी रीजन की वजह से नहीं जवाब दिया, क्या करें? क्या बस इतना काम कर काफी है? क्या करें? हाँ, इन अदर सोर्सेस है। अदर सोर्सेस क्या हो सकते हैं ये बताएं, पता चले कितने ऑडिटर है, बताएं। बैंक्स जो उससे डील कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं, क्रेडिटर से, डेट, बैंक थोड़ा सा ना मुश्किल से इंफॉर्मेशन देता है, बैंक डिफिकल्ट, लेकिन आसान सोर्स में क्या? क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, ऐसा मार्केट में लोगों को एक दूसरे का पता होता है। आज नहीं, वैसे पहले पता चल गया था, आज आपके सामने बता रहा हूं। आज मुझे फिर से एक दफा फिर पता चला कि हर जुम्मे को, जुम्मे की नमाज के बाद हमारे जो बाज़-औक़ात फर्म्स के कुछ पार्टनर हजरात हैं, ये डिफरेंट क्लब्स की मेंबरशिप ली होती है उन्होंने, ये उधर क्यों जाते हैं? आप बता सकते हैं क्यों? प्रोफेशन के अंदर की खबरें, ये जो बड़े बड़े क्लब, जिम खाना वगैरह, ये क्लब, ये इधर जो प्रोफेशन की क्रीम होती है, इधर सीईओ आया, किसी कंपनी का सीएफओ है, कोई फर्म का पार्टनर है, ये एक दूसरे आके गपशप लगाते हैं, और अंदर की खबरें जो किसी अखबार में नहीं आती, वो एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये याद रखिएगा, एक और बात याद आ गई, आपको लग रहा होगा जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत बढ़ना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, अच्छे इंटरव्यू देना जरूरी है। एक जगह में लाइन पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, आपको बता रहा हूं, सही है कि गलत अल्लाह जाने। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एडवर्टाइज्ड, ये लिखे, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। आप अगर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं किसी वेबसाइट पे, आपने कहा जी जॉब के लिए अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब्स होती है, एडवर्टाइज नहीं होती, क्या करते हैं भला? टॉप लेवल के लोग एक दूसरे के बंदों को देते हैं, अपने जानने पहचानने वाले को, समझ लें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पढ़ें भी जरूर, साथ साथ नेटवर्किंग भी करें, सोशल नेटवर्किंग जरूरी है। और सोशल नेटवर्किंग का मतलब वो वाले दोस्त नहीं है इधर उधर वाले, वो जो पढ़ने वाले हैं। आप ही की क्लास में, आपको ये बात नहीं पता, लेकिन मुझे अंदाजा इस बात का, आप ही की क्लास में कल के क्लाइंट्स भी हैं, आप ही की क्लास में कल के पार्टनर्स भी हैं, आप ही की क्लास में कल के सीईओ, सीएफओ, ओनर्स भी हैं, और आप ही क्लास में मैनेजर भी हैं, पार्टनर भी। इसलिए कोशिश करें जो ज्यादा पढ़ने वाले हैं ना, ज्यादा पढ़, उनके साथ हेलो हाय रखें, यकीन कीजिए कल को काम आएगी। और एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल भी, याद रखें,
एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ पेश आना है। ऐसा ना हो एक दूसरे को आप कोई तंग करने के लिए थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाएं, उसका पेपर जल्दी पास हो जाए, आपका एक दंड बाद फर्म में बन जाए वो आपका सीनियर। यकीन करें, फिर आपकी सोच है फिर वो कैसे बदले उतारते। कोशिश करें एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ पेश है। हाँ जी, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, आज का सीनियर कल का जूनियर बन जाता है जी। बहरहाल चलें, तो किधर थे हम? हाँ, ये लेटर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर समझ आ गया? और अगर नहीं जवाब आता इधर उधर से ओके ओके ओके, यानी इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, इंफॉर्मेशन लिए बगैर तो नहीं फैसला करना। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। सर, क्या मसला सिर्फ क्लाइंट में हो सकता है कि हमारे में भी हो सकता है? हमारे में। अच्छा, इंटेग्रिटी का मसला नहीं होगा, हम खुद को ये नहीं कहेंगे हम भाई, ऐसे नहीं है। हमारे में मसला होगा तो कौन सा होगा? अच्छा, एक चीज आप नोट करें, क्लाइंट में उसने कॉम्पिटेंस का मसला नहीं उठाया, क्योंकि क्लाइंट में अगर कॉम्पिटेंस का मसला हो ना उसको हम डील कर लेते हैं ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करके थोड़े से। इंटेग्रिटी का कंप्रोमाइज नहीं होता, इंटेग्रिटी का कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा, अब आगे चल, सेल्फ इंटरेस्ट, थ्रेट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इवैल्यूएशन फैक्टर कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि आपका ये थ्रेट जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का वो कम है कि ज्यादा है? कैसे इवैल्यूएट करेंगे? शाबाश, अपने पास रिसोर्सेज देखेंगे, क्या आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं? आप नॉलेज देखेंगे, क्या आपको क्लाइंट के बिजनेस की, उसके ऑपरेशंस की, एंगेजमेंट के स्कोप का नॉलेज है? क्या करना है, बिजनेस किस सेक्टर का बिजनेस है, क्या करते हैं, इसमें फ्रेमवर्क कौन सा अप्लाई होता है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, ये अंडरस्टैंड। अगर आपको ये चीजें पता है तो इसका मतलब है थ्रेट टू कॉम्पिटेंस कम है, कॉम्पिटेंस ज्यादा तो थ्रेट टू कॉम्पिटेंस। यहां पे कह रहे हैं देखो अंडरस्टैंडिंग क्या है, नॉलेज क्या है, इंडस्ट्री की और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देखो आपको पता है कि नहीं पता। अगर पता है, क्लाइंट के बिजनेस का पता है, क्या करता है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, किधर सेल करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है कि नहीं करता, पूरे कितने वेयर हाउसेज हैं इस इंडस्ट्री का। जैसे अब मैं, अगर हम नॉर्मल कंपनी है उसके ऊपर सिर्फ कंपनी एक्ट अप्लाई होता है, लेकिन जो बैंक्स होते हैं उनके ऊपर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस भी अप्लाई होता है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस। तो मुझे, हमें याद रखिए, अगर हमें कंपनीज एक्ट के नॉलेज का तो पता है, एंड तक हमें ये नहीं पता चला कि बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के में जो बैंक्स का फॉर्मेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो हमने IAS 1 से तो नहीं उठाना, वो तो हमने उठाना है बैंकिंग कंपनी। अगर एंड तक ये नहीं पता, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड से नहीं देखनी, बैंकिंग कंपनी ऑर्डर अगर पता ही नहीं है तो क्या चार्टर्ड, क्या हम कॉम्पिटेंट है? कहता है ये देखो, आपको अगर ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये भी है, ये भी है, इसके साथ वो भी लिख ले। भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, रिसोर्सेज आर अवेलेबल, वैल्यूएशन फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देखो, अगर ये चीज मौजूद है तो आप क्या है, कॉम्पिटेंट, नहीं मौजूद तो फारग है आप, तो फारग है तो फिर क्या करना है, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नजर आ जाती है वैल्यूएशन फैक्टर में, भी ऐसा भी हो सकता है वैल्यूएशन करें, हो सकता है वैल्यूएशन करने में कोई मसला सामने आए, हो सकता है ना भाई, ऐसे हो सकता है ना, नया क्लाइंट आएगा, हमें खतरा है, कॉम्पिटेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंटेग्रिटी का भी, हमने फैक्टर्स को वैल्यूएट करना है, वैल्यूएट करने में कभी कोई मसला सामने आएगा, अगर आएगा तो फिर क्या स्टेट ऑफ रिफ्यूज कर देना चाहिए, हाँ, उसे वैल्यूएट करके सेव करते हैं। चले, पहला मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं, आपने उसका हल बताना है। नंबर 1, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड किया, जवाब ही नहीं आया, किसी और से पूछो, करेक्ट। हमारे पास स्टाफ कम है, एडिशनल कॉम्पिटेंट स्टाफ को, शाबाश। हमारे पास उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी इंडस्ट्री का नॉलेज ही नहीं है, क्या करें, नॉलेज ऑब्टेन करें, शाबाश। नॉलेज ऑब्टेन करने में टाइम लगेगा, हाँ, तो या किसी एक्सपर्ट को एंगेज कर रहे हैं अपने साथ जो ऑलरेडी नॉलेज रखता हो, या अपनी डेडलाइन बढ़ा ले, क्लाइंट से कहें नॉर्मली 3 महीने में हम काम करते हैं तो 3.5 महीने चाहिए, क्योंकि 15 दिन जो है वो हमने लिखना पढ़ना भी है, कुछ काम करना। आखिरी थ्रेट, अभी एग्जाम में आया हुआ है, अगर ये आपने बता दिया ना इसका सेफगार्ड क्या है, तो समझ लीजिए एग्जाम लेवल की केस स्टडी का 1 नंबर ले लिया आपने। अभी क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट जल्द से जल्द दी जाए,
बताइए इसमें कोई थ्रेट है कि नहीं? क्या थ्रेट है? हाँ, आप कंपिटेंस और ड्यू केयर के साथ काम नहीं कर, आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन, इसका सेफगार्ड क्या है? टाइम बढ़ा लें, बेहतरीन बेहतरीन, यही है यही है, टाइम बढ़ा लें जी। नहीं, अगर टाइम नहीं बढ़ा सकते स्टाफ बढ़ा लें, स्टाफ भी नहीं बढ़ा सकते तो एक्सेप्ट ही ना करे भाई, लाजमी थोड़ी है एक्सेप्ट कर। जब नहीं सेफगार्ड रिड्यूस कर सकते तो क्या करना है? एक्सेप्ट ना करें, ना कहना सीखे। एक और आर्टिकल पढ़ा था, उसमें क्या था? ना कहना। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो स्ट्रेट अवे ना कहने की हिम्मत करते हैं, और ना कहना आपकी जिंदगी में सुकून लेके आएगा, आसानी लेके आएगा। एक दफा की ना 10 दफा के एक्सक्यूजेस को बुझा लेती है। तो ना कहना सीखे, एक आर्टिकल था पूरा, उसका टाइटल ये था, क्या था? ना कहना सीखे। तो लिख ले क्या भला, ना कहना सीखे। तो सेफगार्ड क्या है भाई? कॉम्पिटेंस का प्रॉब्लम है, रियलिस्टिक टाइम फ्रेम में एग्री करो, स्ट्रिक्ट डेडलाइन एग्री ना करो। रियलिस्टिक का मतलब है खुली डुली डेडलाइन जिसमें आप आराम से काम कर सके। असाइन स्किल स्टाफ, एक्सपर्ट वगैरह को एंगेज करो, स्किल्ड अपने साथ स्किल स्टाफ लेके जाओ, स्टाफ की तादाद बढ़ा लो। और कोई है आपके पास ज़हन में हल के काफी है? बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया, जब किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे, क्लाइंट को एक्सेप्ट करने में क्या कोई थ्रेट हमें फेस करना पड़ सकता है? कौन कौन सा? तो क्या आपको पता चल गया इन दोनों थ्रेट में क्यों ये थ्रेट राइज होता है? आपने इसकी इवैल्यूएशन किस बेसिस पे करनी है, और पॉसिबल सेफगार्ड क्या हो सकते हैं। क्लियर हो गया ये? ओके। आपको आधे मिनट की ब्रेक दी जा रही है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को रीड कर लीजिए, रिफ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। रीडिंग रीडिंग, शाबाश शाबाश, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, बताता सारी रीडिंग रीडिंग रीडिंग। ऑनलाइन वाले बच्चे कहते हैं कि बोर्ड की पिक्चर जो है ना लेके शेयर कर दिया करें स्टार्ट में लेक्चर के। मोर ये हुई ना, शाबाश। और स्टार्ट में कि एंड में? एंड में करते हैं तो शुरू में कर देते हैं। हाँ ठीक है, यानी उसे लगा शुरू में देता कि बच्चा पहले नोट कर ले, फिर उसके बाद लेक्चर से देखता है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन। जी रीडिंग कर लिया आपने? तकरीबन लगभग वही चीजें लिखी है ना। अब एग्जैक्ट तो वही नहीं ना होंगी, जाहिर है बोलने में मेरे कुछ अल्फाज आगे पीछे हो गए होंगे, लगभग वही चीजें लिखी हैं। आपने भी लगभग यही चीजें लिखनी है। कोई सवाल पूछना चाहते हो पूछ लें। हाँ, एक R2 में उन्होंने कहा पढ़ा था कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, वो भी होता है बिल्कुल कंटिन्यू, वो भी लिख सकते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। किधर लिखेंगे वाला? कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में, शाबाश लिख लें। और भी जी। पास्ट इलीगल एक्टिविटी हो तो फिर भी हमने वैसे ही ट्रीट करना है जैसे अभी भी इलीगल एक्टिविटी हो। इंसान है, इंसान नहीं माफ करता दोस्तों, अल्लाह ताला माफ करे। एक दफा तौबा करे, उसी अगले सेकंड सब कुछ जीरो, खत्म, सारे गुनाह खत्म सारे। इंसान क्या कहता है, 5 साल पहले मेरे साथ गलत किया था ना, अब हाथ में आए हो मेरे, अब देखो मैं बदला कैसे लेता हूँ। तो हमने एज अ डिटेल स्केप्टिज्म के साथ, 5 साल पहले एक बंदे ने फ्रॉड किया, अब हमारे सामने आया, क्या अज्यूम करें, इसने तौबा कर ली होगी। स्केप्टिज्म क्या कहता है भाई, 5 साल बाद पहले तो पकड़ा गया था, कच्चा फ्रॉडिया था, इतने अरसे में पक्का फ्रॉडिया बन गया होगा। स्केप्टिसिज्म तो इसी चीज का नाम है, क्या करें, गंदा है पर धंधा है, ऐसे ही सोचना पड़ता है। असूल है ना, धंधे के असूल है, ये असूल है तो असूल है, क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर। जी जी हाँ, हाइब्रिड क्लास में सवाल है। शाबाश शाबाश शाबाश, आने दे आने दे आने दे सवाल। सर ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में ड्यूटी का एवैल्यूएशन फैक्टर है, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म पॉलिसीज टू इंश्योर वर्क इज ओनली एक्सेप्टेड व्हेन कॉम्पिटेंस इज अवेलेबल। हाँ जी, इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि फर्म पॉलिसी में ये है कि आपने क्लाइंट को उसी वक्त एक्सेप्ट करना है जब रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस अवेलेबल है। यानी जब आप सारा हिसाब किताब लगा ले और फिर इस नतीजे पे पहुंचे, हाँ मैं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ, इसमें मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकता हूँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर सकता हूँ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कर सकता हूँ, मेरे पास सारा स्टाफ मौजूद, फिर करें। अगर आपको लगे स्टाफ कम है, मैं रिस्क असेसमेंट तो कर सकता हूँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर लूंगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ना हो पाएंगे, तो फिर क्या करें? आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, ना करें एक्सेप्ट। क्लियर हो गया मेरे भाई? आगे चलते हैं। अब है जी, मुझे बताइए आपको इन सारे ये जो सेफगार्ड, इसमें ज्यादा मसले वाला कौन से वाला थ्रेट लगा? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है ड्यू केयर वाला या कि इंटेग्रिटी प्रोफेशनल बिहेवियर? कितनों को ड्यू केयर वाला लगा? कितनों को क्लाइंट की इंटेग्रिटी प्रोफेशनल में ये ज्यादा मसले वाला लगा? ये वाले मुझे लगता है ज्यादा है। ओके, अच्छा इसमें सबसे अहम सेफगार्ड कौन सा है? इस थ्रेट से बचने के लिए प्रीडिसेसर ऑर्डर। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट यही है कि प्रीडिसेसर ऑर्डर की कम्युनिकेशन कैसे होगी। मेरा भाईजान आज असाइनमेंट नहीं की थी जिन्होंने, आज आ जाए आ जाए, शाबाश 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 शाबाश। मैं भी कहूँ आते ही मुझे इसने कैंडी क्यों दी है, मैंने नहीं छोड़ा। हाँ, एक्सेप्ट भी कर लिया और काम भी अपना, प्रोफेशन के साथ भी 2 नंबर नहीं किए, शाबाश। अच्छा, अब ये है प्रीडिसेसर ऑडिटर, मैं हूं प्रपोज्ड ऑडिटर, या आसानी के लिए थोड़ा सा लफ्ज चेंज कर देते हैं, ये मुश्किल लग रहा होगा आपको। मैं हूं इनकमिंग ऑडिटर, ये है आउटगोइंग ऑडिटर। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए, मेरे पास क्लाइंट है, कहने लगा सर हम आपसे ऑडिट करवाना चाहते हैं। मैंने कहा आपका एग्जिस्टिंग ऑडिटर है तो सही। कहते सर उसकी टर्म पूरी हो रही है। क्या हो रहा है? पूरी हो, अगली एजीएम में हम चाहते हैं आप हमारे ऑडिटर बने। मैंने कहा ठीक है जी, हमें कोई, क्या फौरी तौर पे मुझे यस कर लेना चाहिए? मैंने कहा नहीं, हम आपको थोड़े 2-3 दिन के बाद बताएंगे, हफ्ते बाद बताएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे थ्रेट वैल्यूएट करना है। थ्रेट वैल्यूएट करने में सबसे अहम काम क्या करना चाहिए? प्रीडिसेसर ऑडिटर को, आउटगोइंग ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजूंगा। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजने ही लगा था, मुझे याद आ गया एक और प्रिंसिपल भी होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो ये कहता है अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को शेयर ना करो क्लाइंट की इजाजत के बगैर। तो मुझे याद आ गया, मैं अगर लेटर भेज भी दूंगा ना इसको, ये मुझे जवाब नहीं देगा। जवाब क्यों नहीं देगा? देना चाहिए भी नहीं, क्यों नहीं देगा? तो मैंने लेटर सेंड करने से पहले, याद रखें जब कभी आप किसी भी पार्टी से क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, पहले क्लाइंट से इजाजत लेते हैं, बताओ क्या हम प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिख के प्रीडिसेसर ऑडिटर, आउटगोइंग ऑडिटर तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन ले ले? या तो क्लाइंट बोलेगा यस, या क्लाइंट बोलेगा नो। अगर तो क्लाइंट बोलता है यस, तो मैंने क्या करना है? प्रोफेशनल मैटर लिख के इसको भेज देने, ये मेरे को जवाब देगा। अगर क्लाइंट कहता है नो, तो मैंने सोचना है ये अभी एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं की और ये इतनी स्कोप लिमिटेशन इंपोज कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद क्या हाल करेगा? मैं कह रहा हूं वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोज्ड एंगेजमेंट। हम क्या करेंगे? वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोज्ड। भाई यही बनता है ना। चले फर्ज करें क्लाइंट ने बोला यस, हमने प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिखा, शाबाश, ये भाई के पास भेज गए। अब मुझे ये बताइए इस भाई ने क्या किया? इस भाई ने देखा और उसका जवाब दिया। मैंने पूछा था क्या इस क्लाइंट के बारे में आपको कोई गड़बड़ पता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे ऑडिट के एक्सेप्ट करने के डिसीजन के में काम आए? अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मैं इसी प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का तो इंतजार कर रहा था। सब क्लाइंट बड़ा, अब देख रहा है वन बाय वन, क्लाइंट बड़ा 2 नंबर बंदा, फ्रॉडिया है, टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं देता, कोई गलती निकल आती है लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है,
एक दफा तो इसने बाजार से 2 गुंडे बदमाश भी बुलवा लिए थे। ये ठीक नहीं है। मिस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, इंफॉर्मेशन टाइम में नहीं देता, झगड़े करता है, और सबसे आखिरी बात तो ऐसी है कि सुन के आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, इसने मेरी पिछले साल की फीस भी नहीं दी। अब मुझे ये बताइए, ये सारी बातें लिख लिख के इसने मेरे को सेंड कर दिया। एक गलती कर दी, क्या? क्लाइंट की परमिशन है। याद रखें, जिस तरह हर आने वाले ऑडिटर के ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है ना, आउटगोइंग ऑडिटर पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और ये कब्र तक साथ जाता है, कब्र तक। रिलेशनशिप खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि अब आप दूसरे के बारे में जो मर्जी बातें करें। इसका मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? आपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं, जब तक क्लाइंट की इजाजत ना हो। इन्होंने क्या करना है? क्लाइंट से परमिशन। पहला लेक्चर नहीं लिया भाई ने, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पहले लेक्चर में बोला था चलते लेक्चर में टांग नहीं अड़ाने का। चलते लेक्चर में, हाँ अब कहते थे, हाँ उसने क्लाइंट यहाँ तो इजाजत देगा इसको इसको इसको। अगर क्लाइंट इसको इजाजत देगा, हाँ भाई मेरे बारे में इंफॉर्मेशन भेज दो, ये क्या करेगा? ये सच्ची सच्ची बातें बताएगा, बिला वजह बढ़ा चढ़ा के बातें बताएगा। इसने लेटर लिख दिया, अब हमारे पास लेटर है। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो क्लाइंट ने इजाजत दी और इसने बात याद नहीं दी। क्लाइंट अगर इसको इजाजत दे, ये हमें लेटर लिखेगा और जो हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी वो बताएगा। क्लाइंट ने अगर इसको इजाजत नहीं दी, ये लेटर हमें फिर भी लिखेगा। अब की बार लेटर में इंफॉर्मेशन नहीं कोई बताएगा, क्या बताएगा? हाँ, इजाजत नहीं मिली। और जैसे ही हमें लेटर खोलेंगे, इसमें लिखा होगा इजाजत। अच्छा, अगर तो उसने हमें इजाजत दे दी थी, इसने लेटर लिखा, उसमें मसले मसाइल हैं, बताइए क्या? एंड पे उसने लिखा है इस क्लाइंट को हरगिज एक्सेप्ट ना करना। क्या हम अपनी जजमेंट अप्लाई करेंगे कि इसकी मानेंगे? अगर मसले मसाइल उधर मौजूद है तो मुझे बताइए, क्या हमें उस मसले मसाइल का हल करना चाहिए कि रिफ्यूज कर देना चाहिए? हल तो हल बताए, फिर मसला मैं बताता हूं, हल आप बताइए। पहला मसला, इसने कहा था क्लाइंट इंफॉर्मेशन नहीं देता हमें, कहेंगे इंफॉर्मेशन दो। एक दूसरा ये कहता था क्लाइंट के साथ डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, क्लाइंट को ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज में फर्क ही नहीं पता। हम कहेंगे बैठो भाई, एक्सेप्ट करने से पहले देखो, क्लियर करो क्या करना है, बाद में झगड़ा ना हो। अब तीसरा, इन्हें कहा था फीस नहीं दी उसने, हमें कहा भाई इसकी फीस क्लियर करो, फिर हम आज किसी की फीस क्लियर करेंगे, कल को हमारी कोई फीस क्लियर करेगा, कर भला हो भला है। बिल्कुल ठीक, बात समझ आ गई। अगर क्लाइंट ने इजाजत दे दी, दूसरी पॉसिबिलिटी है क्लाइंट हमें इजाजत ना दे इसको। मैंने कहा, इसने फिर भी लेटर लिखा, क्लाइंट ने इसको मना किया कि इंफॉर्मेशन हमें ना देना, इसने फिर भी लेटर लिख दिया, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्या लिखा? इजाजत ही नहीं दी। हम क्या सोचेंगे? हमने कहा ये क्लाइंट नहीं है, ये 2 मुंह वाला सांप है, 2 मुंह वाला सांप, नाग है। कैसे नाग? ये एक तरफ एक मुंह से हमें कह रहा है, इजाजत दे रहा है कम्युनिकेशन कर लो, और दूसरे मुंह से उसको क्या कह रहा है? तो हम इसे समझेंगे ये भी स्कोप लिमिटेशन है। हम सोचेंगे अभी एक्सेप्टेंस से पहले ही स्कोप लिमिटेशन इंपोज कर रहा है, एक्सेप्टेंस के बाद पता नहीं क्या हाल करेगा हमारा। We will not accept proposed audit engagement। भाई बात समझ आई है? शाबाश शाबाश। तो ये सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। अब आप ऐसा कीजिए, आपके पास आधे मिनट का टाइम है, इस सारी कहानी को पढ़ लीजिए, ठीक है? और आप भाई बैठ जाए और सोचे मैंने आपको क्यों बुलाया था। नहीं, मेरा दिल किया, मैं इसको बुला रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है।
जी कितने स्टूडेंट्स अभी रीडिंग कर रहे हैं? होगी रीडिंग। अच्छा अब वैसे मेरा टाइम भी है, कंसेप्ट भी तकरीबन वही है भी छोटा सा, लेकिन मुझे लगता है अगर मैंने आपको ये कंसेप्ट करवा दिया तो आप कहेंगे सर ने एक दिन में एक चैप्टर करवा दिया। ये कहेंगे कि नहीं करेंगे? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है छोटा सा कंसेप्ट है, मिलता जुलता है, लगे हाथों निपटा दें? चले चले। हाँ कल टेस्ट भी है, और टेस्ट किस चीज का? चैप्टर 2 का। हाँ पता है ना आपको, नेक्स्ट वीक में बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट चैप्टर चाहे शेड्यूल शेयर होना हो, वैसे शेड्यूल अभी शेयर हो जाए। अच्छा मुझे ये बताइए, इस एग्जाम्पल में क्लाइंट चेंज हो रहा था, यानी उसका प्रीवियस का टेन्योर खत्म हो रहा था, फिर क्लाइंट हमारे पास आता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मिड ऑफ द ऑडिट क्लाइंट का उसके साथ ऑडिटर, अपने ऑडिटर के साथ कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए और वो हमारे पास आ जाए? अच्छा हमें आके अब आप ये नहीं कह रहा कि आप हमारे ऑडिटर बन जाओ, नहीं नहीं ये नहीं कह रहा, हमें आके ये कह रहा है सर इस बंदे की, ये बंदा कह रहा है ऑपरेटिंग लीज है, हमारा ख्याल है फाइनेंस लीज है, जरा आप हमें अपना सेकंड ओपिनियन दीजिए ये क्या है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा होता है, एक डॉक्टर कहता है सर्जरी करनी है, मरीज कहता है नहीं मैं किसी दूसरे डॉक्टर से पूछ लूं, हो सकता है कि मेडिसिन पूरी देखे, ऐसे होता है ना सेकंड ओपिनियन। ये कॉमन, इसमें कोई अनएथिकल बात तो नहीं है। क्या फर्स्ट वाले डॉक्टर को माइंड करना चाहिए कि मैंने कहा आप मेरे पे शक है क्या? भैया अपनी अपनी प्रैक्टिस है, अपना अपना नॉलेज है, अपना अपना एक्सपीरियंस है। उसी तरह हमारे क्लाइंट में भी सम टाइम ऐसा होता है हमारे प्रोफेशन में कि सम टाइम क्लाइंट सेकंड ओपिनियन लेने के लिए हमारे पास आता है। याद रखें सेकंड ओपिनियन के केस में हम सेकंड ऑडिटर है जिसके पास वो आया है, हम उसके ऑडिटर नहीं है, हम न्यू वाले, जैसे हम जिसके पास ओपिनियन, समझ रहे? आपके ख्याल में अगर एग्जिस्टिंग ऑडिटर के साथ कोई डिसएग्रीमेंट हो और क्लाइंट हमारे पास आके हमसे पूछे भैया आप सेकंड ओपिनियन दीजिए, इस सूरत में क्या होगा? इसमें कोई थ्रेट राइज होता है? थ्रेट इसमें राइज होता है कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का। वो इस वजह से कि अगर तो क्लाइंट, भाई छोटा भाई आपके पास आया, कहने लगा भाई देखो मेरा दोस्त है साथ वाले मोहल्ले में हम गए, वो देखो मेरे कान जो है मेरा लाल कर खून निकल रहा है, आप गुस्से में भरे उधर गए, उधर रश लगा हुआ था, अपना क्या हुआ कि पता चला 2 बच्चों की लड़ाई हुई है, एक बच्चा दूसरे की टांग तोड़ के भाग गया। ये क्या है? सेल्फ परफेक्ट। अब देखिए जो पर्सन हमें इंफॉर्मेशन देगा ना, हो सकता है हमें सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन दे, हो सकता है हमें अपनी फेवर की इंफॉर्मेशन, ये हमेशा रिस्क होता है। जब क्लाइंट हमारे पास कोई मसला लेके आएगा ना कि बताइए ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज या कोई भी मसला कि अब इसमें क्या करना है, तो हो सकता है वो हमें सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन दे। इस वजह से थ्रेट राइज होता है कौन सा, कि अगर सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने ओपिनियन दे दिया, क्या वो कॉम्पिटेंट ओपिनियन होगा? क्या वो केयरफुल ओपिनियन होगा? वो नहीं होगा। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स ये कहते हैं जब कभी क्लाइंट आपसे सेकंड ओपिनियन लेना है, सेकंड ओपिनियन का मतलब सिर्फ मशवरा लेने आ रहा है, ये पहले वाले केस से डिफरेंट है। पहले वाले केस में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में क्या था, वो तो पूरा क्लाइंट चेंज हो रहा था। इसमें क्या है, क्लाइंट कोई नहीं चेंज हो रहा, वो सिर्फ मशवरा, इख्तलाफ हो गया, वो मशवरा लेने आया कि बताओ आप भी अक्लमंद आदमी लगते हैं, बताइए इसमें क्या होना है। तो मुझे बताइए अगर हम बगैर कंसल्ट किए आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट ने हमें सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन दी उस पर फैसला कर दे, क्या थ्रेट है? प्रोफेशनल कमिटमेंट। क्या करना चाहिए हमें, गैस करें? हमें पूरी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? हाँ, एग्जिस्टिंग ऑडिटर को लेटर लिखेंगे, शाबाश। अब अगेन एग्जिस्टिंग ऑडिटर फिर क्या करेगा, क्लाइंट से परमिशन लेगा और हमें उसका जवाब दे देगा, उसकी बेस पे हमने फैसला देना है, और जवाब की एक कॉपी क्लाइंट को भी देनी है और एक कॉपी उस, ठीक है। इसका नाम है सेकंड ओपिनियन। आईकैप ने इसका एक और नाम भी रखा हुआ है मुश्किल सा, अगर आप उस नाम को के साथ लिंक करेंगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसका नाम है वर्क कंप्लीमेंट्री और एडिशनल टू एग्जिस्टिंग ऑडिटर। क्या नाम है? इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के 2 टाइटल हैं, एक वो टाइटल है जो रीजनल कोड ऑफ एथिक्स ने दिया हुआ है, वो है कोड ऑफ एथिक्स का, वो है सेकंड ओपिनियन। एक वो है जो आईकैप ने अपनी बुक में इसका टाइटल दिया, पता नहीं क्यों दिया हुआ है,
वो क्या है? वैसे ये अल्फाज भी मिलते जुलते हैं, उधर इस्तेमाल भी हुए, बिला वजह तनकीद मुनासिब नहीं। वर्क कम्प्लीमेंट्री आर एडिशनल टू एग्जिस्टिंग आइट। हालांकि ये भी ठीक है कि इसमें क्या करें, कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एडिशनल काम, एडिशनल काम। इसमें क्या कर रहा है? अगर क्लाइंट अपने एग्जिस्टिंग ऑडिटर से हट के किसी और ऑडिटर के पास जाके उसे कोई कम्प्लीमेंट्री या एडिशनल वर्क करने को कहे तो ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये पूरे जुमले में जो बात कर रहा है सेकंड ओपिनियन, वो दो अल्फाज में बात समझ आ जाती है। ऐसे ही है ना पूरे जुमले, वर्क कम्प्लीमेंट्री और एडिशनल टू, क्या एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जिस्टिंग ऑडिटर से काम करवा रहा है, उससे हट के किसी और से भी थोड़ा बहुत काम करवाना है। एडिशनल इसीलिए कहा, कम्प्लीमेंट्री इसलिए बोला, तो इसको क्या नाम दिया? सेकंड ओपिनियन। भी बात समझ आ गई है? कहानी में सिर्फ यह है कि वहां सिर्फ हल्का सा मशवरा लेने के लिए आता है, और इसमें असूल क्या है कि हमने अपने ऑडिटर से भी, जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर से भी पूरे फैक्ट्स पता करने हैं, फिर ओपिनियन देना है। जज भी यही करता है, एक बंदा उसके पास आता है, जब तक वो दूसरे से सारी इंफॉर्मेशन लेता फैसला नहीं करता। हम भी ऐसे ही करेंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर हमें जो लेटर लिखेगा पहले इजाजत लेके फिर लेटर लिखेगा, कि पहले लेटर लिखे फिर इजाजत देगा? पहले इजाजत लेगा फिर लेटर लिखेगा। हाँ जी, क्वेश्चन का ये है कि अगर क्लाइंट हमारा जो है वो कोई डकैत है, पूरा गैंग है, उन्होंने कंपनी बना ली और हम कहते हैं ऑडिट नहीं, अगर हम ऑडिट नहीं करेंगे दूसरी फैमिली, तो फिर कौन करेगा? तो कोई भी ना करे, वो अपने आप को सीधा करे ना, सीधा करें। हम ऐसी कंपनी का, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है हर एक का ना रिस्क लेवल डिफरेंट होता है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो एक केस स्टडी पढ़ के कहते हैं तैयारी हो गई, कुछ स्टूडेंट कहते हैं 4 केस स्टडी रिटन फॉर्म में करके अभी भी कसर है। ये वेरी करता है ना डेली प्रैक्टिस केस टू केस, हर एक का सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट है, हर एक फर्म का भी रिस्क लेवल। कुछ फर्म समझती है कि नहीं हम इस तरह के क्लाइंट को मैनेज कर लेंगे, हम उससे बड़े 2 नंबर है, बेफिक्र है, हम इनको ऐसे ऐसी की तैसी, इनकी अपनी जजमेंट है। इन शॉर्ट अपनी जजमेंट है, आप अपने किए के जिम्मेदार होंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, वो जो लेटर लिखेगा वो क्लाइंट को देखना लाजमी नहीं है। क्लाइंट से सिर्फ इतना पूछना, इजाजत दीजिए, जो जवाब आएगा उसकी कॉपी क्लाइंट को नहीं भेजनी थी, उसने तो पता नहीं क्लाइंट के बारे में क्या कुछ कहा होगा। क्वेश्चन इनका ये है कि आउटगोइंग ऑडिटर जब न्यू ऑडिटर को लेटर लिखेगा, क्या वो लेटर दिखाएगा एग्जिस्टिंग क्लाइंट को? इसका जवाब है नहीं, वो ऑडिटर की इजाजत लेनी है, लेकिन कम्युनिकेशन उनकी आपस की अपनी है। और क्या आउटगोइंग ऑडिटर झूठ बोल सकता है? इसका जवाब है नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो आई कैप उसके खिलाफ एक्शन लेगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।